सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम एंड टेंस का पार्ट 1, राइट। तो इसके ऊपर हमारे दो दो पार्ट रहेंगे और इससे पहले हमने जो है वर्ब को डिस्कस किया था। वर्ब के अंदर हमने उसके फंडामेंटल्स फॉर्म्स ऑफ वर्ब को डिस्कस किया था और उसके दूसरा एट्रीब्यूट हमने मॉडल्स को डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा टिपिकली टाइम एंड टेंस के ऊपर रहेगा, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये जो क्लासेस हैं आप इनका जो है काफी बेनिफिट आपको मिल रहा होगा और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी स्टूडेंट्स, राइट। तो आज के सेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं टाइम एंड टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर को जब आप इस चैप्टर को सीख जाओगे स्टूडेंट्स तो कहीं ना कहीं आपको फिर और जो अदर चैप्टर्स हैं उसके साथ भी लिंक करता है, राइट। जैसे कि टाइम एंड टेंस आएंगे तो मींस एक तरह से ये हम बोल सकते हैं कि एक्टिव वॉइस होती है, ठीक है। इसको एक्टिव वॉइस ही बोलते हैं बेसिकली टाइम एंड टेंस, या आप इसको एक्टिव वॉइस भी बोल सकते हो। यू कैन ऑल्सो कॉल इट, इसका दूसरा नाम एक्टिव वॉइस भी है। तो जब आप एक्टिव वॉइस अच्छे से सीख जाओगे स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली आपको जो है ऑटोमेटिकली पैसिव वॉइस का नॉलेज भी हो जाएगा, राइट। तो जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो इसको अकेला टेंस से आप डिनोट नहीं करना है, ठीक है। आपको इसके साथ टाइम का कॉन्सेप्ट भी हमेशा साथ में लेके चलना है। कई बार क्या होता है कि जैसे आज के सेशन में हम देखेंगे एरर्स के जब सवाल करेंगे तो कई बार क्या होता है कि टाइम आपको सही देगा लेकिन उसके साथ टेंस गलत दे देगा, और समटाइम्स टेंस आपको सही देगा टाइम गलत दे देगा, ठीक है। अब इसी बात को जस्टिफाई करेंगे इस एग्जाम्पल से। जैसे कि आपके सामने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा है, बोल रहा है ही विल गो देयर यस्टरडे। तो इस सेंटेंस में ये जो यस्टरडे है ना, ये क्या है, बेसिकली ये टाइम है ना। तो टाइम भी दो तरह के होते हैं, वो क्या होते हैं वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर करूंगा। टाइम कितनी तरह का होता है ना। अब यस्टरडे दे रहा है तो ये एक टाइम गिवन है, तो यस्टरडे एक टाइम है, तो इससे आपको क्लिक होना चाहिए कि अरे कब का टाइम मेंशन है, यस्टरडे कौन सा टाइम है। तो आप इससे क्लिक कर जाओगे कि यार सर ये तो पास्ट है, क्योंकि यस्टरडे तो पिछले कल की बात कर रहा है ना। तो मतलब ये कौन सा टाइम है, एक्सप्लिसिट टाइम बोलते हैं इसको। टाइम हमेशा दो तरह का होता है, एक होता है बेटा क्लियर टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइम। क्यों, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जहां से हम टाइम से हम टेंस को पकड़ लेते हैं, जैसे यस्टरडे है, यस लास्ट ईयर है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, फिर नेक्स्ट वीक आ जाए तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक तो फिर अगला गया फ्यूचर टाइम होगा। तो यस्टरडे आपका यहाँ पे टाइम है और इसके साथ देखो क्या बोल रहा है, पीछे क्या बोल रहा है, विल गो दे रहा है, तो ये हमारे सामने यहाँ पे एक टेंस है। मतलब विल गो यहाँ पे बेसिकली टेंस है और आपका यस्टरडे यहाँ पे टाइम है। अब ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है, या तो आप ऐसा कर लो विल गो की जगह आप यहाँ वेंट लिख दो। अगर आप विल गो की जगह स्टूडेंट्स वेंट लिख दोगे, ठीक है, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप यस्टरडे की जगह जो आगे यस्टरडे लिख रहा है वहां पे टुमारो लिख दो कि भाई विल गो को मैं छेड़ू ना, राइट, और मैं आगे टुमारो लिख के आ जाऊं पेपर में। तो अब आपके सामने दुविधा है। सपोज विल गो हमारा है बी पार्ट में, राइट, और ये जो अगला पार्ट है ये है हमारा डी पार्ट में। तो हम कौन सा ऑप्शन करके आएंगे, क्या हम वहां पे समय यस्टरडे को टुमारो में कन्वर्ट करके आएंगे, क्योंकि विल गो लगा रहा तो मतलब फ्यूचर टेंस होगा, ठीक है। तो अगर मैं टुमारो करूंगा तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन अगर मैं टुमारो ना करूं, पीछे मैं विल गो की जगह वेंट लिख दूंगा तो भी सही हो जाएगा। तो आपके सामने दो सिचुएशन है यहाँ पे, ऑप्शन बी करके आएंगे या डी करके आएंगे, यहाँ पे दिक्कत है। मतलब ये है लॉजिक, ये है वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात जो लैंग्वेज आपसे मांगती है कि भाई आप क्या करके आओगे। तो बेटा कभी भी ध्यान रखना, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो समय होता है, जो टाइम होता है बेटा वही अपना टेंस निर्धारित करता है, ठीक है। समय जो है अपना टेंस डिसाइड करता है, टेंस कभी भी अपना समय डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। टेंस कभी भी अपना टाइम डिसाइड नहीं करता है, टाइम टेंस को डिसाइड करता है। टाइम के हिसाब से हम टेंस को लगाते हैं, ना कि टेंस के हिसाब से हम टाइम को बदलते हैं। ये आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर टाइम अपना टेंस डिसाइड करता है तो यहाँ पे बेटा आंसर होगा हम बी पार्ट में विल गो को ड्रॉप करके वेंट करके आएंगे। बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है कि मैं यस्टरडे को भाई टुमारो में कन्वर्ट कर दूंगा, नहीं। टाइम समय जो होता है वही अपना टेंस डिसाइड करता है, टेंस कभी भी अपना टाइम डिसाइड नहीं करता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में बी पार्ट में आप टेंस को चेंज करके आओगे, ना कि आप समय को छेड़ोगे। तो ये बात आपको समझानी थी। यहां से भी जस्टिफाई कर रहा है, बोल रहा है टाइम जो होता है बेसिकली वो डिसाइड करता है अपना टेंस, ठीक है, वो अपना
टेंस डिसाइड करता है, टेंस कभी भी अपना टाइम डिसाइड बेटा नहीं करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि समय के अनुसार हमें टेंस को काल को बदलना होता है, काल के अकॉर्डिंग हम समय को नहीं बदलते हैं। अब एज वी नो जो टाइम होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता रहा था, दो तरह का समय होता है बेटा। एक होता है एक्सप्लिसिट टाइम। एक्सप्लिसिट वर्ड का मतलब होता है बेसिकली क्लियर टाइम, राइट, कि आपको बिल्कुल क्लियर टाइम सेंटेंस में मेंशन कर रहा होता है, ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर टाइम दे देगा। जैसे कि क्लियर टाइम की बात करें, जैसे इस सेंटेंस में आप देख सकते हो, इस सेंटेंस में क्या दे रहा है, ठीक है, मतलब आपके सामने क्या एक्सप्रेशन लिख रहा है, टुमारो लिख रहा है, एक्सप्लिसिट टाइम है। नेक्स्ट वीक लिख रहा है, एक्सप्लिसिट टाइम है। नेक्स्ट मंथ लिख रहा है, एक्सप्लिसिट टाइम है। नेक्स्ट ईयर लिख रहा है, एक्सप्लिसिट टाइम है। अच्छा, फिर आपके सामने लिखा हो भाई यस्टरडे, तो क्या यस्टरडे से मुझे नहीं पता लग रहा कि भाई ये पास्ट की बात कर रहा है, लास्ट ईयर की बात कर रहा है, यस्टरडे की बात कर रहा है, लास्ट वीकेंड की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सप्लिसिट टाइम है। इन एक्सप्रेशन से मैं टेंस को कहीं ना कहीं कैच करने में हेल्प करते हैं ये एक्सप्लेन। जब भी आपके सामने क्लियर टाइम गिवन होता है स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब आप टेंस पकड़ने में आपको इजी हो जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेटा ये टाइम भी होता है, बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइम, राइट। अब सपोज आपके सामने सेंटेंस में सिर्फ ये वर्ड लिख के आ जाए संडे, है ना, और कुछ ना लिखा हो, मतलब संडे लिखा हो सिर्फ, तो अब इस संडे को किस टाइम में कंसीडर करूं, क्या ये प्रेजेंट में मानूंगा, क्या ये पास्ट में मानूंगा, ये या इसको फ्यूचर में मानूंगा। तो यहां पे एक लाइन लिख रहा है, बोल रहा है थ्रू इम्प्लिसिट जो टाइम होता है बेटा, इसका पता लगता है थ्रू द रिपोर्टिंग टाइम ऑफ द स्पीकर। मैं एक लॉजिकल तरीके से आपको बताता हूं बात, ठीक है। सपोज जैसे कि बोल रहा है कि रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है, व्हाट इज रिपोर्टिंग टाइम। जैसे मान लो ये बेसिकली हमारा टेंस है, मैं एक लॉजिकल तरीके से आपको बता रहा हूँ, ये मैंने एक लाइन डाली यहाँ पे, ये टेंस है। अब क्या होता है कि एक ऐसा बिंदु होता है, एक ऐसा बिंदु होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है, बाय डिफॉल्ट होता है ये पॉइंट, ठीक है। जैसे आप कोई मोबाइल फोन खरीदते हो, तो कुछ एप्स ना बाय डिफॉल्ट ही होती हैं, राइट। तो एक ऐसा पॉइंट होता है, वो बाय डिफॉल्ट पॉइंट बोलते हैं, और वो होता है स्पीकर का रिपोर्टिंग टाइम। और जो स्पीकर का रिपोर्टिंग टाइम होता है बेटा, उसको हमेशा इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। वो होता है प्रेजेंट टेंस। जैसे इस समय जो भी टाइम हो रहा है, लाइक वट एवर, जैसे मैंने 6 बजे मान लेता हूँ कि इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस समय सपोज 6 बजे है, 6 o'clock का ये टाइम है, राइट। तो ये 6 o'clock मेरा रिपोर्टिंग टाइम है, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो ये हमारा रिपोर्टिंग टाइम है। तो जो स्पीकर का रिपोर्टिंग टाइम होता है ना, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है। फिर हम करते क्या है, टेंस क्या होता है, टेंस होता है जैसे नदी में पानी बहता है, आगे को हमेशा जो फ्लोइंग वाटर होता है, पानी कभी पीछे को तो हटता नहीं, आगे को बहता है। जिस तरह से जो मतलब वाटर आगे को फ्लो करता है, टेंस भी उसी तरह होते हैं, राइट। जहां पे क्या होता है कि जो प्रेजेंट से पहले बेटा बीत गया, जो इससे पहले हैपनिंग होगी, वो लिखते हैं हम पास्ट टेंस में, राइट। और हम क्या करते हैं, घटनाओं को रिलेट करते हैं ना, आप ऐसे सोच के करो, समझ के करो, क्रैम नहीं करना है। हम घटनाओं को रिलेट करते हैं। आप अभी मान लो आप 12 बजे अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो आज यार मैं सुबह 8 बजे उठ गया था, और आज मैं थोड़ा लेट हो गया उठने में, है ना। फिर मैंने अपना जो भी मॉर्निंग की रूटीन होती है उसको करा, रनिंग करी, जिम गया, फिर मैंने उसके बाद इतने बजे मैंने नहाया, मैं फिर मैंने ब्रेकफास्ट इतने बजे किया, भगवान की पूजा की, राइट। तो ये आप कर क्या रहे हो, आप 12 बजे अपने दोस्त से बातें कर रहे हो, तो आपका वो रिपोर्टिंग टाइम कहलाएगा। सो वी आर जस्ट कनेक्टिंग द इवेंट्स विद द पास्ट टाइम, राइट। फिर हम ह्यूमन बींग्स है, हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर के लिए प्लान्स करते हैं, है ना। आप बोलते हो कि अगले साल मैं यार अपनी जॉब ले लूंगा, मैं सेटल हो जाऊंगा, ठीक है, मैं जो है नया घर फ्लैट खरीद लूंगा, मैं कार खरीदूंगा। ये क्या है, ये हमारी फ्यूचर की बेसिकली प्लानिंग्स है। तो जो अगली घटनाओं के साथ आप प्रेजेंट को कनेक्ट करते हो, तो फिर वो फ्यूचर एक्शंस बन जाते हैं। अगर आप पिछली चीजों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, वो आपका पास्ट हो जाएगा, और जिस समय आप वो बात बोल रहे हो, वो आपका रिपोर्टिंग टाइम कहलाएगा। तो जैसे मैंने बोला एक्सप्लिसिट टाइम इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम थोड़ा डीप लेवल पे जाएं, तो जैसे संडे लिख रहा है, अब संडे को कौन सा टाइम मानूंगा, तो बोल रहा है ये पता लगता है थ्रू द टाइम ऑफ द स्पीकर, टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफ द स्पीकर। रिपोर्टिंग टाइम से पता लगता है कि स्पीकर ये बात कब बोल रहा है। सपोज आप कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हो, राइट, और आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, और आप सैटरडे इस बात को बोल रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो, आप सैटरडे की बात बोल रहे हो अपने दोस्तों के साथ, आप बोल रहे हो कि यार कल संडे है, तो कल हमारी पूरी फैमिली मूवी देखने जाएगी। आप कब बोल रहे हो ये बात, आप बोल रहे हो सैटरडे को, राइट। अगर आप ये बात सैटरडे को बोल रहे हो, तो संडे आपके लिए बेटा क्या बन जाएगा, तो संडे आपके लिए बन जाएगा फ्यूचर।
अगर सैटरडे आप ये बात बोल रहे हो, आपका रिपोर्टिंग टाइम सैटरडे इस बात को बोलने का कि कल संडे है तो कल हम मूवी देखने जाएंगे, तो संडे आपके लिए वहां पे फ्यूचर टाइम बन जाएगा, राइट। लेकिन वही बात स्पीकर आके आपके साथ, आप उसके फ्रेंड हो और वो बंदा आपके साथ मंडे को ये बात बोल रहा है कि पिछले कल संडे था और पिछले कल हम पूरी फैमिली हमारी मूवी देखने गई थी, तो संडे आपके लिए क्या बन जाएगा बेटा? फिर संडे आपके लिए वहां पे पास्ट बन जाएगा, क्योंकि आप मंडे वो बात बोल रहे हो, राइट। तो इम्प्लिसिट टाइम इज डिसाइडेड बाय द रिपोर्टिंग टाइम ऑफ द स्पीकर, स्पीकर उस बात को कब कह रहा है, और जो एक्सप्लिसिट टाइम होता है वो क्लियर टाइम होता है, ठीक है। अगर एक्सप्लिसिट टाइम सेंटेंस में आ जाता है तो फिर वो इजी हो जाता है। अब हम बात करते हैं टेंस की डेफिनेशन की। जो टेंस होते हैं, टाइम एंड टेंस का ध्यान रखना, टाइम का कॉन्सेप्ट हमेशा साथ में लेके चलें टेंस के साथ। बोला ये एक वर्ब की ही फॉर्म होती है, इट इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो क्या बताती है बेटा? टाइम ऑफ एन एक्शन बताती है, और इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस बताती है। वर्ब की फॉर्म ही होती है टेंस, जो होता है बेसिकली वो वर्ब की फॉर्म को ही बोलते हैं, वर्ब फॉर्म को ही टेंस बोलते हैं। और इसके अंदर हमें सिर्फ ये पता लगता है कि भाई एक्शन किस काल में हुआ है। तो जैसे कि आप जानते होंगे बेटा कि टेंस कितने होते हैं? तीन टेंस होते हैं, एक हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, एक हमारा पास्ट होता है, और एक हमारा फिर फ्यूचर टेंस होता है। अब इन तीनों टेंस के आगे को कितनी कितनी स्टेट्स होती हैं? फोर स्टेट्स होती है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? आपने बचपन से पढ़े होंगे अप टू 10th लेवल, तो देखो बच्चा टाइम एंड टेंस को पढ़ता ही है, ठीक है। और आज की डेट में सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो फोर्थ फिफ्थ क्लास से टेंस का मतलब ओवरव्यू स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट के चार भाग होते हैं, पास्ट के भी चार पार्ट होते हैं, फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं, तो टोटल 4 गुणा 3 ये बन जाती है आपकी 12। और आपको एज ए कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट से बड़ी बेसिक सी बात है, आपसे कोई पूछे बताओ भाई कितनी एक्टिव वॉइस होती है ग्रामर में, तो आप बोलोगे सर देयर आर 12 एक्टिव वॉइस इन ग्रामर। तो जो प्रेजेंट के 4 पार्ट्स है, पास्ट के जो आगे 4 पार्ट्स है, फ्यूचर के जो आगे 4 पार्ट्स हैं, उनको जब हम जोड़ते हैं तो ये टोटल जो है 12 बन जाती हैं। तो ग्रामर में टोटल एक्टिव वॉइस होते हैं 12, राइट। अभी जो 4 पार्ट्स मैं बोल रहा हूं, पार्ट्स में मुझे बोलना चाहिए यहाँ पे, हम यहाँ पे बोलेंगे सर ये होती है स्टेट्स ऑफ द एक्शन। जब आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने बोला आई टीच यू डेली, तो आपको पता कहां से लगेगा कि कौन सी स्टेट का एक्शन है? तो जो फर्दर आपको ने पढ़े होंगे सिंपल प्रेजेंट है, तो पहली स्टेट होती है प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस की लिखा हुआ पर प्रेजेंट टेंस, तो इसकी सबसे पहली स्टेट है बेटा इंडेफिनिट स्टेट, या इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ आगे, ही प्लेज क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेलता है। जैसे आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। तो इंडेफिनेट ना तो कॉन्टिन्यूस होता है, ना ही वो कंप्लीट होता है, ना ही वो चल रहा होता है, इसलिए उसका नाम इंडेफिनेट है, राइट। तो कॉन्टिन्यूस सॉरी इंडेफिनेट इसको इसलिए बोलते हैं, इंडेफिनेट मतलब समथिंग विच इज नॉट डेफिनेट। तो ना तो ये इंडेफिनेट टेंस कॉन्टिन्यूस स्टेट का होता है, कॉन्टिन्यूस ये अभी चल रहा है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूस है। और ना ही ये एक बिंदु से स्टार्ट हुआ दूसरे पॉइंट पे जाके खत्म हुआ, ना तो ये कंप्लीट स्टेट के जो, ना ही इसमें इंडेफिनिट स्टेट में ना तो कंप्लीट स्टेट के एक्शन लिखे जाते हैं, ना ही इसमें कॉन्टिन्यू स्टेट के एक्शन लिखे जाते हैं, इसलिए इसको इंडेफिनिट बोलते हैं। मतलब जो रेगुलर रूटीन में जो एक्शंस होते हैं वो इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं, राइट। जैसे आप बोलते हो आई गो टू इंस्टीट्यूट डेली, ये आपका रेगुलर रूटीन वर्क है, ठीक है। नेचुरल जितनी भी बातें होती है स्टूडेंट, सुबह होती है, रात होती है, बारिश होती है, सूरज चमकता है, राइट, नदी बहती है, ठीक है। जो परमानेंट एक्शंस होते हैं बेसिकली वो इसमें लिखे जाते हैं। फिर कॉन्टिन्यू स्टेट होती है इसकी दूसरी सेकंड, जो 4 भाग मैंने बताया प्रेजेंट के, ये जो 4 पार्ट्स बताए हैं इन्हीं को बता रहा हूं। सबसे पहला पार्ट का नाम होता है इंडेफिनेट, पढ़ा होगा आपने बचपन में। सेकंड स्टेट का नाम होता है बेटा कॉन्टिन्यू स्टेट, राइट। थर्ड स्टेट की बात करें, थर्ड होती है हमारी परफेक्ट स्टेट, और फोर्थ स्टेट होती है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू स्टेट। इन सारी स्टेट्स के एक एक एग्जांपल लिखे हैं। जैसे कॉन्टिन्यूस का आप देख सकते हो, बोला ही इज प्लेइंग हॉकी, ये कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। बोला शी हैज लेफ्ट द कॉलेज, शी हैज लेफ्ट द कॉलेज, ये आपका परफेक्ट स्टेट का हैज और लेफ्ट से पकड़ना है, ये परफेक्ट टेंस का मतलब प्रेजेंट टेंस की परफेक्ट स्टेट होती है ये। और लास्ट हमारी परफेक्ट कॉन्टिन्यू स्टेट भी होती है जिसके अंदर हैज बीन लग जाता है, राइट। और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगता है, और टाइम को रेफर करने के लिए यहाँ पे सिंस और फॉर को भी लगाया जाता है, राइट। तो ये प्रेजेंट टेंस के मैंने आपको 4 पार्ट बता दिए, ये जो प्रेजेंट के 4 पार्ट है। सबसे पहली स्टेट हमारी इंडेफिनेट है, सेकंड स्टेट हमारी जो कॉन्टिन्यू स्टेट है, और कॉन्टिन्यू स्टेट को बेटा आज की डेट में इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत होना कि यार प्रेजेंट प्रोग्रेसिव तो हमें पढ़ाया नहीं, तो प्रोग्रेसिव को ही, कॉन्टिन्यूस को ही प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं, राइट। थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब आपके सामने जैसे ये 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई है, एक बोल रहा है द सन बर्न्स, और एक बोल रहा है द सन इज बर्निंग।
अब आपको यहाँ पे बताना है कि इन दोनों वाक्यों में से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। मैं आपसे यहाँ पे सिर्फ टेंस को पहचानने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आपसे लॉजिकली जानना चाहता हूं कि पहला सही है दूसरा सही है। अगर पहला सही है तो दूसरा क्यों गलत है, और दूसरा सही है तो पहला क्यों गलत है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये सेकंड सेंटेंस इनकरेक्ट है बेटा, पहला सेंटेंस हमारा करेक्ट है। अभी भी मैंने बोला था सूर्य चमकता है, तो अब जब मैं ऐसे बोलता हूं कि द सन बर्न्स, तो क्या ये आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि बेटा क्या ये एक परमानेंट एक्शन है या ये एक टेम्परेरी हैपनिंग है। ये परमानेंट एक्शन है या ये फिर एक टेम्परेरी एक्शन है, कि मतलब अभी सूर्य चमकता है और थोड़ी देर के बाद सूर्य चमकना बंद हो जाएगा, राइट। तो क्या ये टेम्पररी है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये टेम्पररी थोड़ी है, सूर्य तो चमकता है, किसी भी पॉइंट पे सूर्य चमकना बंद थोड़ी होगा। तो ये परमानेंट एक्शन है। तो जो परमानेंट एक्शंस होते हैं बेटा वो कभी भी कंटिन्यू स्टेट में नहीं लिखे जाते हैं, राइट। जैसे बचपन से हमें पढ़ाया गया है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी दिन भाई सूर्य पश्चिम से उदय होने लग जाएगा, नहीं। व्हाई, बिकॉज दिस इज द परमानेंट एक्शंस। सुबह होती है रात होती है, ऐसा कभी हुआ कि किसी दिन सुबह ही ना हो, भाई किसी दिन रात ही ना हो, ये तो नेचुरल चीजें हैं, होनी होनी है। सुबह होती है रात होती है, सूर्य चमकता है, नदी बहती है, राइट। तो बेटा इस तरह की जो बातें होती हैं तभी हमें बोला गया कि इसको यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। देखो ये तीन टेंस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों बोलते हैं इसको। तीन टेंस है, पहला है हमारा प्रेजेंट, दूसरा है हमारा पास्ट, राइट, और तीसरा मैंने यहां मार्क करा है फ्यूचर। तो ये तीन ना टाइम के स्पैन होते हैं, बेसिकली दीज आर द थ्री टाइम स्पैन। ये टाइम के एक स्पैन होते हैं। तो कोई भी ऐसी बात जो पास्ट में भी वैलिड थी, जो प्रेजेंट में भी वैलिड है और फ्यूचर में भी बेटा वैलिड रहेगी। सूर्य पूर्व से उदय होता था, ये पास्ट में भी वैसे होता था। सूर्य पूर्व से उदय होता है, ये प्रेजेंट में भी वैलिड है फैक्ट, राइट। और अगर मैं बोलता हूँ सूर्य पूर्व से ही उदय होगा, सूर्य पूर्व से उदय होगा तो मतलब पूर्व से ही होगा, पश्चिम से कभी नहीं हो सकता। तो कोई भी ऐसी बात जो तीनों टाइम स्पैन में वैलिड है, राइट, वो बेसिकली यूनिवर्सल ट्रूथ में जाता है, वही एक्शन यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ठीक है, लॉजिकली बता रहा हूं आपको, मेरी अप्रोच कुछ और तरह से है करवाने की चीजों को। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीजों को बताने की कोशिश करता हूँ, ना कि वैसे स्कूल लेवल पे हमने पढ़ना है कि राम आम खाता है। ठीक है, वो छोटा लेवल है बेटा, कंपटीशन फाइट कर रहे हो आप, पेपर हिट करना है आपने, कैसे करोगे। द रिवर फ्लोज, राइट, और अगर बोल रहा द रिवर इज फ्लोइंग, which one, this one is permanent action again या temporary action। आप बोलोगे सर परमानेंट एक्शन है, नदी बहती है तो किसी पॉइंट पे नदी बहना बंद नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आई एम टीचिंग यू, राइट, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और फिर मैं आपसे पूछूं बेटा कि मुझे बताओ ये एक परमानेंट एक्शन है या एक टेम्पररी एक्शन है, तो आप बोलोगे सर ये एक टेम्पररी एक्शन है। किसी पॉइंट अभी इस मोमेंट पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन जैसे मेरा टाइम खत्म हो जाएगा मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। आप बोलते हो आई एम वेटिंग फॉर अ बस, राइट, मैं बस का इंतजार कर रहा हूं, कौन सा एक्शन है, टेम्पररी परमानेंट, तो आप बोलोगे सर टेम्पररी है। भाई आप इस मोमेंट पे तो आप बस का वेट कर रहे हो, ऐसे इंतजार कर रहे हो। जैसे आपकी बस आएगी, ठीक है, आप बस पे चढ़ोगे, बैठोगे और वहां से चले जाओ, तो आपका एक्शन कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे जाके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, टेम्पररी है, मेरा पेट भर जाएगा, मैं खाना खाना बंद कर दूंगा। मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, किसी मोमेंट तक सोऊंगा, ठीक है, जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी मेरी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है ना, तो जो टेम्पररी हैपनिंग्स होती हैं वो कॉन्टिन्यू स्टेट में लिखी जाती हैं, और जो परमानेंट एक्शंस होते हैं वो हमेशा ही इंडेफिनिट स्टेट में लिखे जाते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है जी। आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं, पहली स्टेटमेंट बोल रहा है ही विल बाय अ फ्लैट, पहला सेंटेंस बोल रहा है ही विल बाय अ फ्लैट, राइट, और दूसरा बोल रहा है द पीएम विल डिलीवर हिज स्पीच नेक्स्ट वीक। इन दो वाक्यों में बेटा आपको फर्क जानना है, बेसिकली लॉजिकली तरीके से आपको डिफरेंस देखना है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये दोनों वाक्य सही हैं या गलत हैं, तो हो सकता है कि आप बोलने लग जाओगे कि सर दोनों ही वाक्य सही हैं, क्योंकि दोनों ही सेंटेंसेस में आपको एक फिक्स टाइम दिया हुआ है, दैट इज बेसिकली नेक्स्ट मंथ दे रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ एक्सप्लिसिट टाइम दे रहा है, नीचे भी नेक्स्ट वीक दे रहा है, तो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ तो एक्सप्लिसिट टाइम है, फ्यूचर का टाइम है। तो दोनों स्टेटमेंट में आपके साथ सामने जो है फ्यूचर टेंस को ही लिख रहा है, यहाँ पे भी विल लगा रहा है, ऊपर भी विल को ही लगाया जा रहा है, राइट। तो क्या ये दोनों वाक्य सही है, तो बेटा ये दोनों वाक्य सही नहीं है, राइट। तो मैं इंडेफिनिट स्टेट को आपको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप बोलते हो ही विल बाय अ फ्लैट नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने फ्लैट खरीदेगा, फिर बोल रहा है द पीएम नेक्स्ट वीक जो अपनी स्पीच को डिलीवर करेंगे, राइट।
क्या होता है कि जो फ्यूचर के ही एक्शन है, ये नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा है ये फ्यूचर के एक्शन। बट जो फ्यूचर के जो एक्शन होते हैं बेटा, वो दो तरह के होते हैं। कुछ एक्शन फ्यूचर के नॉट फिक्स्ड में आते हैं, और कुछ एक्शन जो होते हैं फ्यूचर टेंस के, वो आपके फिक्स्ड में भी आते हैं। वो आपके फिक्स्ड में भी रखे जाते हैं, फिक्स्ड एक्शन में भी आते हैं। तो जब आपने बोला कि ही विल बाय अ फ्लैट, ही विल बाय अ फ्लैट नेक्स्ट मंथ, तो ये बेसिकली आपका नेक्स्ट मंथ वाला ऊपर वाला सेंटेंस आपका नॉट फिक्स्ड एक्शन है। नॉट फिक्स्ड एक्शन है क्यों? क्योंकि हो सकता है आगे जाके आपका प्लान बदल जाए, राइट? आप बोलते हो मैं कल बिरयानी खाऊंगा, आप बोलते हो मैं कल बिरयानी खाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट डे आपका पेट खराब हो जाता है, तो आपने उसको चेंज कर दिया। जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी पर्सनल उस पे, कि हम उसको जो है चेंज कर सकते हैं, वो नॉट फिक्स्ड एक्शन होते हैं फ्यूचर के। और नॉट फिक्स्ड एक्शन हमेशा ही फ्यूचर टेंस में लिखे जाते हैं। तो पहला तो सही है, लेकिन ये जो सेकंड सेंटेंस लिख रहा है ना, ये जो यहां लिख रहा है ना, ये गलत, राइट? बोले द पीएम विल डिलीवर स्पीच नेक्स्ट वीक। क्या पीएम, आपसे मैं पूछूं, क्या पीएम प्रधानमंत्री जो होते हैं, क्या वो एक आम इंसान है? अरे भाई, वो तो उसके उनके ऊपर तो पूरे देश का वो है, भार है, राइट? मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेटा डीएम होते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है? और स्टेट लेवल पे आपके सीएम होते हैं, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट में कोई हैपनिंग हो जाती है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी होती है सीएम को। सीएम उनको पूछते हैं कि भाई क्यों हुआ, आपकी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जब किसी स्टेट में कुछ होता है, तो सीएम की अकाउंटेबिलिटी होती है पीएम को। सीएम किसको रिपोर्ट करेगा? पीएम को। पीएम कौन है? जिसके ऊपर देश की पूरी वो है। तो प्रधानमंत्री तो कोई आम बंदा नहीं है, प्रधानमंत्री तो एक सेलिब्रिटी है, पूरे देश की उनके ऊपर कमान है, ठीक है? संभाला उन्होंने पूरे देश को संभाला है उन्होंने, तो वो तो आम इंसान में नहीं जाएगा ना, राइट? और बेसिकली उनका जो शेड्यूल होता है बेटा, वो पहले ही 2 महीने का फिक्स होता है कि कहाँ पे किस दिन उन्होंने कहाँ पे जाना है, किस दिन कहाँ पे उन्होंने स्पीच डिलीवर करनी है। तो ये बेसिकली सेकंड वाला जो एक्शन है, ये आपका फिक्स्ड एक्शन में जाएगा, ठीक है? फिक्स्ड एक्शन भी जब हम बोलते हैं बेटा, तो उसको भी 99% ही लेते हैं, उसको 100% कभी भी नहीं लेते हम, क्योंकि 1% हम वहां पे भी अजम्पशन, मतलब परसेप्शन रखते हैं, ठीक है? ये मान के चलता है कि ह्यूमन बीइंग है ना, वैसे तो प्रधानमंत्री भी इंसान ही है। तो जब हम फिक्स्ड एक्शन भी बोलते हैं, तो उसको कभी 100% नहीं मानेंगे, मतलब 1-2% चांस है कि हो सकता है कि उनकी सेम डे जो है बहुत तबीयत खराब होगी, तो प्रधानमंत्री जो है स्पीच को डिलीवर नहीं करेंगे। लेकिन 99% ये फिक्स्ड है कि वो स्पीच को डिलीवर करेंगे। तो होता ये है कि जो फ्यूचर के जो फिक्स्ड एक्शन होते हैं बेटा, वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखे जाते हैं, वहां पे हम लिखते हैं बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस लिखना होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो हैपनिंग लिखी जाती है। तो ये जो यहाँ पे लिख रहा है ना, विल डिलीवर, यहाँ पे आप विल को रिमूव कर दें। यहाँ पे बेटा इस क्वेश्चन में विल नहीं आएगा, इस क्वेश्चन में आपका विल नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पे विल को रिमूव करके आप सीधा लिखेंगे द पीएम डिलीवर्स हिज स्पीच नेक्स्ट वीक। तो डिलीवर्स यहां पे आएगा, ना कि विल डिलीवर आएगा। तो फ्यूचर के जो फिक्स्ड एक्शन होते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे जाते हैं। कभी आप देखना इन वाक्यों को देख लो, बोला द ट्रेन विल लीव एट 7 PM, गलत। 7 बजे ट्रेन जाएगी स्टेशन से, तो हो सकता है 7 की बजाय 7:30 चले जाएगी, ठीक है? तो द ट्रेन लीव्स एट 7 PM ज्यादा बेटर है। कभी न्यूज़पेपर में हेडिंग्स देखना, ठीक है? सपोज आज शाम को 7 बजे मैच है, तो न्यूज़पेपर में ऐसे आता है मॉर्निंग में हेडिंग, द मैच स्टार्ट्स एट 7 PM टुडे। द मैच विल स्टार्ट नहीं आता, राइट? तो वहां पे आप बोल रहे हो माई फादर विल रिटायर नेक्स्ट मंथ, गलत। ये फिक्स्ड एक्शन है कि आपके पिताजी नेक्स्ट मंथ रिटायर होंगे, तो आप इसको ऐसे बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं भविष्य के फिक्स्ड एक्शन, ध्यान रखना। आगे आ जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान की बात करें, तो इसकी पहचान क्या होती है? बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। बोल रहा कोई भी ऐसा एक्शन बेटा जो टेक्स प्लेस होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा है मैंने, जैसे हिंदी में हमने पढ़ा है स्कूल लेवल पे कि भाई जो एक्शन होते हैं, ता ते ती, कुछ ऐसा। बात ये वही है, लेकिन मैंने उसको इंग्लिश में थोड़ा लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा एक्शन है बेटा, राइट, जो हम डेली रूटीन में टेक्स प्लेस होता है, मतलब जिसको हम करते हैं। कोई भी ऐसी हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन इसमें आते हैं बेटा, फिर यूनिवर्सल ट्रूथ इसमें आ जाता है, फैक्चुअल बातें इसमें आती हैं, फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर इसमें आ जाते हैं। ये सारी बातें सिंपल प्रेजेंट टेंस कवर करता है। अब इसके एग्जांपल आप देख लीजिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, एज आई टोल्ड यू, परमानेंट एक्शन है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, परमानेंट एक्शन है, इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, राइट? पूरा ही डज एक्सरसाइज डेली, अच्छा कोई इंसान डेली व्यायाम करता है, ये किस में जाएगा? हैबिट में जाएगा, हैबिचुअल एक्शन है। आप बोलते हो मैं सुबह उठ के वॉक पे जाती हूँ, मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, मैं डेली रनिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ, क्या है? डेली रूटीन वर्क है ये, ठीक है? शी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ,
शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, तो ये भी उसकी आदत है, हैबिट है ये कि वो हमेशा सच बोलती है, जो मर्जी हालात हो वो कभी झूठ नहीं बोलती है। ये अलग बात है कि आज की डेट में कलयुग में एनवायरमेंट ऐसा बन गया है कि जहां पे जरूरत भी नहीं है वहां पे भी इंसान झूठ बोलता है। सच बोलो यार, ठीक है, झूठ बोलेंगे तो उससे क्या होगा, है ना, झूठ बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, मतलब एक झूठ बोलेंगे तो फिर बार बार बोलने ही पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं बेटा। इंडेफिनिट स्टेट के कुछ अपने वर्ड्स भी होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टेट के कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप इन डेली रूटीन के साथ इन वर्ड्स को लगा सकते हो। डेली आप इस टेंस के साथ यूज कर सकते हो, एवरीडे यूज कर सकते हो, एवरी वीक यूज कर सकते हो, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीकेंड। हर सप्ताह हम मूवी देखने जाते हैं, हर वीक पे हम शिमला जाते हैं, हर साल हम शिमला घूमने जाते हैं, कुल्लू मनाली हम हर महीने घूमने जाते हैं। तो वी गो टू शिमला एवरी ईयर, वी गो टू मनाली, कुल्लू मनाली एवरी मंथ, एवरी वीक, राइट। आई टेक मिल्क डेली, मैं डेली मिल्क लेता हूं, मेरी ये हैबिट है, राइट। तो यूजुअली इस टेंस में लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, रेयरली इस टेंस में लिखा जाता है बेटा। उसके बाद आगे आ जाते हैं, मोस्टली इस टेंस में लिखा जाता है, मोस्टली वर्ड भी इसी में आता है, फ्रीक्वेंटली इसमें आ जाता है, जनरली इसमें आ जाता है। ये सारे वर्ड आपके इंडेफिनिट स्टेट के साथ आप इनको लिख सकते हो। ओकेजनली है, नेवर है, ऑफन है, सेल्डम है, ऑलवेज है। मैं हमेशा बाजार जाता हूं, आई ऑलवेज गो टू मार्केट। मैं अक्सर बाजार जाता हूं, आई ऑफन गो टू मार्केट। मैं कभी भी बाजार नहीं जाता, आई नेवर गो टू मार्केट। हम आमतौर पे टेनिस खेलते हैं, वी जनरली प्ले टेनिस, वी यूजुअली प्ले टेनिस। वी के साथ प्लेज नहीं आएगा, प्ले आएगा, क्योंकि आई भी यूदे प्लूरल होते हैं, उसका फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, राइट। तो ये सारे जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे इंडेफिनिट स्टेट के साथ लिखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट स्टेट का एक मैंने स्टेटमेंट यहां लिखा है, आपको इस सेंटेंस में एरर बताना है। बोला माय फ्रेंड मीट्स मी ऑफन नियर द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मेरा जो दोस्त है अक्सर मुझसे मिलता है, कहां पे, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के नजदीक, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, तथ्यों को डिस्कस करने के लिए हम आपस में मिलकर डिस्कशन करते हैं। तो इस वाक्य में अगर आपसे एरर पूछा जाए तो उसका कॉन्सेप्ट दिया है मैंने नेक्स्ट स्लाइड में। हमेशा याद रखना बेटा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये वर्ड आते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक नेवर है, आपको ध्यान रखना है, चार वर्ड्स हैं ये, सेल्डम है, ऑफन है, और एक आपका फिर बाद में लिखा हुआ ऑलवेज है, राइट। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो पोजीशन होती है बेटा, इसको सब्जेक्ट और वर्ब के मिडल में ही प्लेस करते हैं हमेशा। आप ऐसे बोलते हो, आप बोलते हो आई नेवर, अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था, आई नेवर गो देयर, ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आई नेवर गो देयर, मैं वहां पे कभी भी नहीं जाता हूं, ठीक है, आई नेवर गो देयर। तो आई क्या है बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट है, गो क्या है यहाँ पे, वर्ब है, नेवर क्या लग रहा है मिडल में, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सब्जेक्ट और वर्ब के मिडल में ही ये प्लेस किए जाते हैं, ये ध्यान रखना, यहाँ आते हैं ये बीच में, राइट। चाहे आप यहाँ पे ऐसे बोल दो, आई ऑफन गो देयर, आई ऑलवेज गो देयर, आई सेल्डम गो देयर, आई यूजुअली प्ले टेनिस, आई जनरली प्ले टेनिस। तो ग्रामर ये बोलता है कि इनको सब्जेक्ट और वर्ब के मिडल में प्लेस करते हैं। आप देख सकते हो क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या एरर दे रहा है आपको, ऑफन को देखो कहां लिख रहा है, ऑफन को कहां लिख रहा है, या इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है बेटा, सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य का, माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। मी मीट्स यहाँ पे वर्ब है, राइट। तो सब्जेक्ट और वर्ब के मिडल में आएगा ना, यहाँ पे आएगा। ऑफन को आप कहां पे प्लेस करोगे, ऑफन को आप कहां पे प्लेस करोगे बेटा, ऑफन को आप लगाओगे, आप ऐसे बोलोगे माय फ्रेंड ऑफन मीट्स मी। तो जो ऑफन वर्ड है वो आएगा माय फ्रेंड और मी के, सॉरी, मीट्स के बीच में, क्योंकि माय फ्रेंड यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, राइट। मीट्स यहाँ पे आपकी जो है वर्ब होगी, ये आपकी वर्ब होगी। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहां आना चाहिए था, ऑफन आना चाहिए था मिडल में। सो माय फ्रेंड ऑफन मीट्स मी होना चाहिए, सो एरर इज इन ए पार्ट, राइट। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। भी इन चार वर्ड्स को तो टिपिकली आप कभी आगे पीछे लगा ही नहीं सकते। सेल्डम और ऑफन बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ध्यान रखना आपने, राइट। ऑफन अक्सर होता है, सेल्डम कभी कभार होता है। चलो आगे आ जाते हैं। आप देख सकते हो सेम टाइम के एग्जांपल भी दे रहा है यहाँ पे, बोल रहा आई गो देयर नेवर, आई गो देयर नेवर गलत है ये। शी स्पीक्स ऑलवेज द ट्रुथ, कभी ऐसे बोला हमने। आई सेल्डम प्ले टेनिस, थर्ड वाक्य सही है, थर्ड सही है, पहले दो गलत है। आई सब्जेक्ट हो गया, प्ले बेटा वर्ब हो गया, सेल्डम को बिल्कुल सही लिख रहा है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट और वर्ब के मिडल में आ रही है। लेकिन यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है, तो ऑलवेज आना चाहिए था इन दोनों के मिडल में, ऑलवेज आना चाहिए था इन दोनों के मिडल में, राइट। और यहाँ पे आई गो देयर नेवर बोलोगे, या इस नेवर को आप कहां लिखोगे, आई और गो के मिडल में, आई नेवर गो देयर होगा इंस्टेड ऑफ आई गो देयर नेवर की जगह पे। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अगली स्टेट है हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस
टेंस। अब कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस टेंस होता है कोई भी ऐसा एक्शन जो उस मोमेंट पे ऐसे चल रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं जा रहा हूं, हंस रहा हूं, रो रहा हूं, ठीक है। वो जो एक्शन है ना, उसकी जो वैलिडिटी है ना बेटा, उसी मोमेंट पे है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस स्टेट वो स्टेट होती है एनी एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और वी कैन से थिंग्स विच आर इन मोशन। अरे जो चीज ऐसे है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, वो आ रहा है, तो मतलब मोशन है ना वहां पे। मोशन है तभी तो बेटा फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे? आईएनजी। थिंकिंग, लाफिंग, स्लिपिंग, डूइंग, वॉकिंग, राइटिंग, प्लेइंग, ये सारे आपके कॉन्टिन्यूटी को बताते हैं, है ना। तो फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी तो आएगा। और हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पर लिख दी है, इज एम आर का यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल आप 4 लिखे हुए यहाँ पे पढ़ सकते हैं। is playing अफर्मेटिव सेंटेंस है, he is not teaching नेगेटिव सेंटेंस है, is he sleeping क्या वो सो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, isn't he doing his work क्या वो अपना काम नहीं कर रहा है, ये हमारा इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस है। एक हमारा पहला सेंटेंस पॉजिटिव है बेटा, दूसरा वाक्य की बात करें ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तीसरे वाक्य की बात करें बेटा ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और चौथे वाक्य की टाइप होती है इंट्रोगेटिव के साथ साथ कम नेगेटिव। 4 तरह के वाक्य इंग्लिश में होते हैं, सबसे पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स, राइट। 4 तरह के वाक्य होते हैं इंग्लिश में। अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्वेश्चन वाला होता है, क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव वाला भी होता है। तो ये कॉन्टिन्यूस का आपको लिख के दे दिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो पेपर में हिट होता है कॉन्सेप्ट, वो ये कॉन्सेप्ट बहुत हिट होता है, ध्यान रखना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस स्टेट जो होती है बेटा, इसका एक ना नियर फ्यूचर का कॉन्सेप्ट होता है, आपने कभी भी गलती नहीं करनी। नियर फ्यूचर मतलब क्या होता है? निकटतम भविष्य। अब आपके सामने यहाँ 2 वाक्य लिख रहा है, बोला ही इज लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, क्या कौन सा टाइम दे रहा है? कौन सा टाइम है? टुमारो। एक्सप्लिसिट टाइम इज गिवन ओवर हियर, फिर से क्लियर टाइम मेंशन कर रहा है। टुमारो से हमें टाइम पता लग रहा है, और टाइम से हमें टेंस का पता लग जाता है कि यह टुमारो है तो फ्यूचर है। अब कैसे बोलूंगा? मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, बोलने में तो ये भी सही है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, बोलने में तो ये भी सही है। अब ये अलग अलग, अगर आप इनफॉर्मल भाषा की बात कर रहे हैं, स्पोकन की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ही सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। लेकिन रिटन इंग्लिश में हम कभी भी इनफॉर्मल फॉर्मेट फॉलो नहीं करते बेटा, हमेशा ही फॉर्मल फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है रिटन इंग्लिश में, राइट। अगर ये सेंटेंस कभी ऑप्शन में आ जाए, भैया आपको दे दिया जाए ही डैश फॉर दिल्ली टुमारो, फॉर दिल्ली टुमारो ऐसे आ जाए, है ना, मतलब आगे मैंने लिखा नहीं, चलो लिख भी देता हूं, दिल्ली आ जाए, दिल्ली ही, दिल्ली टुमारो। और आपको ऑप्शन में ब्लैंक बना के दे दिया जाए यहाँ पे कि भरो, भाई इसमें इज लिविंग आएगा या विल लिव आएगा। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यार यहाँ कैसे भरे आप, ठीक है, यहाँ पे तो विल लिव भी हो सकता है, ठीक है, सर ने बताया था ये दोनों सही है। तो बेटा नियर फ्यूचर में कभी भी अगर ऑप्शन में दोनों दिए हो, तो वहां पे आपको हमेशा ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेफर करना है, कभी भी निकटतम भविष्य में फ्यूचर इंडेफिनिट को नहीं लगाते। ही विल गो देयर टुमारो सही है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में सही है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए ही इज लिविंग फॉर, ही इज लिविंग या ही इज गोइंग देयर टुमारो होगा, या फिर ही विल गो देयर टुमारो होगा, तो आप वहां पे इज गोइंग वाला ज्यादा प्रेफर करोगे। ये मैंने एक्सेप्शन बता दी, नियर फ्यूचर में हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को ही प्रेफर करते हैं। आगे मूव करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिए हैं, ठीक है, पीछे भी बता दिया, ये वाला करेक्ट माना जाएगा, इसको इनकरेक्ट माना जाएगा। फॉर्मल फॉर्मेट की बात बता रहा हूं, तो इन नियर फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को ही सही माना जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट को गलत मानते हैं। आगे आ जाते हैं। आपको ना इस हैव वर्ब का एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बेटा, ये जो हैव वर्ब होती है, इसका ना एरर आता है पेपर में। हैव के 2 मतलब होते हैं, हैव के 2 मतलब होते हैं। अगर तो आप इस वर्ब को इटिंग में लगा रहे हो, ठीक है, हैविंग भी होता है खाने पीने में, बल्कि आजकल इटिंग नहीं बोलते, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टेटिव वर्ब्स का कॉन्सेप्ट होता है कि कॉन्टिन्यूस टेंस में ना कुछ स्टेट बताने वाली वर्ब्स होती है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं आपको जानता हूं, तो आप कैसे बोलोगे? कैसे बोलते हैं? मैं इस वाक्य को आई नो यू ऐसे बोलते हैं ना। कभी हमने ऐसे तो नहीं बोला आई एम नोइंग यू। किसी को जानना क्या कोई एक्शन हो रहा है बेटा? नहीं, स्टेट है, ये मेंटल स्टेट है। लव है, हेट है, लव है, हेट है, स्मेल है, बिलीव है, ओन है, राइट, नो है, उसी तरह हैव भी है। तो बात यह कि हैव के आगे जाके 2 कॉन्टेक्स्ट होते हैं। अगर आप हैव वर्ब को इटिंग में लगा रहे हो, तो बोलता है इसमें आईएनजी लगता है, तो हैविंग सही होता है, ठीक है। आपने सुना भी होगा, जब आप यहाँ पे आए मैं चाय पी रहा था, सो व्हेन यू केम हियर आई वाज हैविंग टी, तो हैविंग ही लगाते हैं। हैविंग और ईटिंग बोथ आर इक्वल थिंग्स। हैविंग भी खाने खाने पीने को बोलते हैं। लेकिन हैव वर्ब का अगर पोजेशन का कॉन्टेक्स्ट होगा, आप बोलते हो आई हैव अ कार, तो क्या कभी आपने ऐसे बोला आई एम हैविंग अ कार?
वहां पे फिर हैविंग गलत होता है। पोजेशन में कभी भी आपने हैव वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाना है। अगर आप सेंटेंस में अधिकार बता रहे हो, यहाँ पे बंदा बोल रहा है कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं, तो क्या मैं इस वाक्य को ऐसे बोल सकता हूँ, ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स, ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हो सकता है? आप बोलोगे नहीं सर ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पोजेशन है। तो ये आपने इसकी कंडीशन ध्यान रखनी है हैव वर्ब की। आगे जाते हैं बेटा परफेक्ट टेंस के ऊपर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ऐसे कि किसी एक बिंदु से, मान लो एक बिंदु से काम शुरू हुआ, ठीक है, और जो है किसी दूसरे बिंदु पे जाके हमारा काम खत्म हो गया, ये परफेक्ट होता है। कॉन्टिन्यूस ऐसे था कि चल रहा है, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, ये ऐसे है। इसकी इसकी कंडीशन ये है कि वो उस मोमेंट पे वो एक्शन चल रहा है। लेकिन परफेक्ट ये होता है कि किसी एक बिंदु से काम शुरू हुआ और किसी दूसरे बिंदु पे जाके काम हमारा खत्म हो गया, राइट। अब मैं इसका ना एक छोटा सा आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूं। सपोज जैसे मेरे ना ये हाथ में एक पेपर है बेटा, ठीक है, तो मैं इस पेपर को ना सपोज ऐसे टीयर कर रहा हूं, मैंने ऐसे फाड़ रहा हूं, मैंने बोला आई एम टीयरिंग टीयरिंग टीयरिंग, देखो एक्शन गोइंग ऑन है ना, चल रहा है। तो मैं आपसे पूछूं बेटा ये कौन सा टेंस गोइंग ऑन है, तो आप बोलोगे सर ये कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि पेपर फट रहा है, फाड़ रहे हो आप इसको। तो आप बोलोगे आवर टीचर इज टीयरिंग टीयरिंग टीयरिंग, आप देखो फट गया ये, जैसे ये फट गया ना तो ये परफेक्ट बन गया। तो फिर टीयर टोर टॉन होता है, तो मैं बोलूंगा आई हैव टॉन द पेपर। तो जब तक ये एक्शन गोइंग ऑन है ये कॉन्टिन्यूस है, जैसे ही ये कंप्लीट हो गया परफेक्ट स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो पेपर भी मैंने एक फाड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, उसको मैं नीचे रख देता हूं। तो मैंने एक आपको एग्जांपल दे दिया कि कॉन्टिन्यूस है, कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सो आई एम टीचिंग यू, अभी क्लास गोइंग ऑन है हमारी, राइट। तो जैसे मैंने मान लो 30 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, या मान लो मैंने 6 बजे से पढ़ाना आपको स्टार्ट किया, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 6 o'clock से आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, और हो सकता है कि मैं 6:40 पे या 7 बजे मैं आपकी क्लास खत्म कर दूंगा। तो एक बिंदु से क्लास शुरू हुई है, दूसरे बिंदु पे जाके खत्म हो जाएगी। जैसे आपका लेक्चर कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे वी हैव जस्ट अटेंडेड अवर क्लास, हमने अभी अभी अपनी इंग्लिश की क्लास लगा ली, राइट। या वी हैव जस्ट लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, हमने अभी अभी इंस्टीट्यूट से हम निकल गए, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि आप अभी अभी निकले हो, तो फिर ऑलरेडी है, रिसेंटली, ये स्टेट्स के, हर टेंस की स्टेट्स के अपने वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्टेट का यहाँ पे रूल लिखा हुआ है हमेशा, क्योंकि वो किसी दूसरे बिंदु पे जाके वो एक्शन आपका पूरा हो गया है, तो पूरा हो गया है, इसीलिए फिर इसमें बेटा वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म लगती है। इसलिए मैंने 3 फॉर्म्स आपको पहले पढ़ाई हैं। सबसे पहले वर्ब में आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ाई। अगर आपको पता ही नहीं होगा टीयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हियर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आप परफेक्ट केस सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो आपको हर चीज पे वर्कआउट करना पड़ता है। जैसे फिर देखो इसका जो परफेक्ट का जो इंट्रोगेटिव वाला वाक्य होता है, ये क्वेश्चन पूछते हुए सबसे अच्छा माना जाता है। देखो टीचर क्लास में आते हैं, टीचर बोलते हैं बेटा हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुम लोगों ने अपना होमवर्क कर दिया है, क्या तुमने इस न्यूज को सुना है, हैव यू हर्ड दिस न्यूज, क्या तुम पागल हो गए हो, हैव यू गॉन मैड, हैव यू एवर विजिटेड चंडीगढ़, हैव यू एवर गॉन देयर, हैव यू एवर बीन देयर, क्या ऐसे वाक्य आपने सुने? सुने होंगे, अक्सर सुने होंगे, क्योंकि परफेक्ट का इंट्रोगेटिव वाला जो इंटारो क्वेश्चन वाली जो उसकी फॉर्म है ना वाक्य की, ये सबसे अच्छा माना जाता है जब वो इंग्लिश में सवाल करते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके 4 वाक्य आप देख सकते हो। बोरा अफर्मेटिव में बोरा ही हैज टॉर्न माय बुक, उसने मेरी किताब को फाड़ दिया है। शी हैज लेफ्ट द कॉलेज, उसने कॉलेज को छोड़ दिया है। हैव आई स्कोल्डेड यू, क्या मैंने तुम्हें डांटा है। हैवंट आई टॉट यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया है। ये वही वाले वाक्य हो गए, अफर्मेटिव देन नेगेटिव, राइट। फिर आपका इंट्रोगेटिव, और चौथा आपका इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव। हालांकि ये पहला और दूसरा दोनों अफर्मेटिव बना दिए, मैंने यहाँ हेजेंट लगा देता हूँ, हेजेंट लगा देता हूँ कि दूसरा वाक्य नेगेटिव था। तो ही हैज टॉर्न माय बुक, अफर्मेटिव। शी हैजंट लेफ्ट द कॉलेज, नेगेटिव। हैव आई स्कोल्डेड यू, इंट्रोगेटिव। हैवंट आई टॉट यू, ये इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव। ये 4 मैंने ऐसे एग्जांपल पैटर्न उठाया ताकि आपको समझ आ जाए कि 4 तरह के वाक्य भी इसके अंदर बनते हैं। फिर आगे चलते हैं। स्टेट के वर्ड्स देखें बेटा। ऑलरेडी, आप बोलते हो ये फिल्म तो मैंने पहले ही देख ली है, मेरे दोस्त ने हाल ही में शिमला विजिट किया, मैंने अभी अभी अपनी क्लास पूरी कर ली। ये परफेक्ट स्टेट के वर्ड्स हैं, आप परफेक्ट टेंस के साथ इन वर्ड्स को यूज करोगे। आई हैव ऑलरेडी वॉच दिस मूवी, माई फ्रेंड हैज रिसेंटली विजिटेड कुल्लू मनाली, शी हैज जस्ट लेफ्ट द कॉलेज। ये परफेक्ट स्टेट में लिखे जाते हैं बेटा। और भी है, जैसे सो फार, टिल नाउ और सो फार दोनों सेम होते हैं। टिल नाउ भी अब तक होता है, सो फार भी अब तक होता है। सो फार जैसे आप बोलोगे मैंने अब तक 2 सवाल सॉल्व कर दिए हैं। यट और एज यट का बता देता हूँ। यट अभी होता है, एज यट अभी तक होता है। और एक कंडीशन बता देता हूँ,
यट और एज यट दो ऐसे वर्ड है जो हमेशा ही वाक्य की एंडिंग में लिखे जाते हैं, हमेशा ही वाक्य की एंडिंग में लिखे जाते हैं बेटा, यट और एज यट, ठीक है। और इनके लिए जब आप यट और एज यट का यूज करोगे तो सेंटेंस का नेगेटिव होना मैंडेटरी होता है, वाक्य नेगेटिव वाक्य में ही लगाया जाता है यट और एज यट को। मैंने आपसे पूछा आप क्या बनना चाहते हो, वट यू वॉन्ट टू बी, वट यू पीपल वॉन्ट टू बी, व्हाट्स योर ड्रीम, तो आपने बोला सर मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, आई हैव नॉट डिसाइडेड यट, ऐसे बोलते हैं ना, कभी ऐसे थोड़ी बोला हमने आई हैव डिसाइडेड यट। तो वाक्य का नेगेटिव होना मैंडेटरी है, यट लगा लो चाहे एज यट लगा लो, इनमें ऐसा कोई फर्क नहीं है। आई हैवंट डिसाइडेड एज यट भी बोल सकते हो, आई हैवंट डिसाइडेड यट भी बोल सकते हो, बट आना चाहिए हैवंट। हैव सिंपल सेंटेंस में इन यट और एज यट को कभी भी यूज नहीं किया जाता, ये याद रखना बेटा कंडीशन, ठीक है जी। एग्जांपल मैंने दे दिए, मैंने बोला आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय असाइनमेंट, तो आप पहले ही आप बोल रहे हो मैंने ये तो पहले ही कर लिया यार, ये तो ये काम तो मैंने पहले ही कर लिया है। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं बेटा, ठीक है। कोई मैं अब ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ, आपको बड़ा इजी लैंग्वेज से सरल भाषा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा आप बोल रहे हो कि अब तक मैंने 2 सवाल सॉल्व कर दिए हैं, शी हैज, या उसने 2 सम्स सॉल्व कर दिए हैं, 2 सवाल सॉल्व कर दिए हैं, कैसे बोलेंगे, शी हैज सॉल्व्ड 2 सम्स सो फार, राइट। तो ये है, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट स्टेट का मैं आपको बता रहा हूं, प्रेजेंट टेंस आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में मैं पास्ट और फ्यूचर को कंप्लीट करके इसके क्वेश्चंस भी करा दूंगा प्रैक्टिस, और 2 क्लास में हमारा डन हो जाएगा, राइट। बोल रहा है सब्जेक्ट आएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्शन बेटा जो पास्ट से शुरू हुआ, जो पहले से शुरू हुआ, लेकिन ठीक है, लेकिन वो अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है, अभी प्रेजेंट में भी वो गोइंग ऑन है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं आपको पिछले 40 मिनट से पढ़ा रहा हूं, या पिछले 30 मिनट से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पिछले 30 मिनट से पढ़ा रहा हूं इसका मतलब कि मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो 30 मिनट तक का एक्शन कंप्लीट भी हो गया, कुछ काम पूरा हो गया, लेकिन अभी भी तो पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है। तो एनी एक्शन व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, कोई भी ऐसा काम जो आप पहले से 1 घंटे से मैं पढ़ रहा हूं, तो अंडरस्टूड मतलब होता है टिल नाउ, कि अभी भी वो काम चल रहा है आपका, अभी खत्म नहीं हुआ है, राइट। तो पास से चल रहा है, पास से स्टार्ट तो पास से हुआ है, लेकिन अभी भी वो गोइंग ऑन है। तो इसका रूल यहाँ पे लिखा है बेटा, इसमें हैज आपके बीन लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ती है, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है, और एंड में सिंस और फॉर भी लिखना पड़ता है टाइम को डिनोट करने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम जब होता है बेटा उसके लिए सिंस लिखा जाता है, और पॉइंट ऑफ टाइम होता है एग्जैक्ट टाइम, जो पिन पॉइंट होता है, पॉइंट वही होता है जो बिंदु होता है बेसिकली। एग्जैक्ट टाइम बोल सकते हो, फिक्स टाइम बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ टाइम भी बोल सकते हो। और ड्यूरेशन का जो होता है बेसिकली उसके लिए फॉर लिखते हैं। ड्यूरेशन मतलब 1 घंटा, 1 दिन, ये मैंने सारे आगे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो, कभी भी गलती मत करना, एरर बनता है इस पे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे क्वेश्चन बनता है, तो आपको सिंस फॉर पे एरर बना देगा। बोलेगा फॉर मॉर्निंग, फॉर इवनिंग, बोलेगा फॉर 2018, तो फॉर 2018 थोड़ी होगा, ये तो पिन पॉइंट है ना। भाई कब से पढ़ रहा हूँ, सुबह से पढ़ रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, भाई बचपन से मैं यहीं रह रहा हूँ, मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, सो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस माय चाइल्डहुड, सिंस यस्टरडे, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, ये पिन पॉइंट। ड्यूरेशन क्या है, अवधि, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 1 घंटा, राइट। जैसे मैंने यहाँ सारे मेंशन करे, आप इनको रिवाइज करना, इनको एनालाइजेशन बड़ी मस्त होती है जो क्लास हो रही है आपकी, कि कहाँ कहाँ पे सिंस लगना है, कहाँ कहाँ पे फॉर लगना है, इसी पे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। ईयर्स के साथ बेटा, मंथ्स के साथ, डेज के साथ, वीक्स के साथ, मिनट्स के साथ, आवर्स के साथ, सेंचुरीज के साथ, ठीक है, डिकेड्स के साथ, दशक के साथ, ठीक है। और लॉन्ग टाइम का क्वेश्चन भी आया हुआ पहले, फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है, सिंस अ लॉन्ग टाइम कभी भी नहीं होता। अब हम देख लेते हैं इसके सवाल कैसे आते हैं, देखो। सिंस, मैंने पहले 2 सैंपल एग्जांपल रखे हैं आपके सामने, वी हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, राइट। तो आप यहाँ सिंस लगा रहे हो बेटा, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई एरर नहीं है। फिर बोल रहे हो दे हैव बीन परफॉर्मिंग द एक्ट फॉर द लास्ट 2 आवर्स, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, मतलब वो परफॉर्म कर रहे हैं कब से, पिछले 2 सालों से। अरे 2 सालों से कर रहे हैं तो इसमें अवधि बीत रही है, ड्यूरेशन है इसमें। अब इसके एरर देखते हैं कैसे आते हैं, देखो पहला सवाल आपके साथ, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला सवाल बोल रहा है आपके सामने, बोल रहा है शी हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब जब आप ये कॉन्सेप्ट जान गए हो तो आपके लिए इजी होता है एरर को पकड़ना। आप जान गए हो कि सर सिंस थोड़ी लगता, ठीक है, ड्यूरेशन है, ये लॉन्ग टाइम तो ड्यूरेशन है, तो भाई सिंस क्यों आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए था बेटा, फॉर आएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम।
अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर यहाँ पे हैज बीन दे रहा है और आगे वर्किंग भी दे रहा है, मतलब हैज बीन मतलब ये टेंस है, तो टेंस यहाँ पे बेटा आपको सही लिख के दे रहा है, टेंस की कोई भी एरर नहीं दे रहा है, लेकिन टाइम आपको गलत दे रहा है, टाइम है हमारा यहाँ पे सिंस और फॉर टाइम को डिनोट करते हैं, तो टाइम का एरर दे रहा है, तो आपको यहाँ पे सिंस की जगह फॉर लिखना था। अब सेकंड सवाल पे आओ, देखो उलझाता कैसे है। सेकंड बोल रहा है दे आर लिविंग, अब आर लिविंग लगा रहा है और एंड में बोल रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये जो फॉर है ना, ये बेसिकली आपका टाइम है, और लॉन्ग टाइम के साथ तो आप पिछले वाक्य में देख सकते हो, इस पिछले वाक्य में देखो सिंस की जगह क्या लिखा, फॉर लॉन्ग टाइम लिखा, तो मतलब यहाँ पे फॉर सही लिख रहा है, अब हमें यहाँ टाइम सही दे रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो टेंस लगना था हैव बीन, क्या यहाँ पे इज एम आर आता है, क्या इस टेंस में मैंने आपको इज एम आर बताया बेटा, नहीं बताया, क्या बताया मैंने यहाँ पे, क्या लगता है हैव बीन, क्यों लगा रहे हैं हैव बीन, हैज बीन क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल है, सो दे प्लूरल है तो हैव बीन आ जाएगा, सो दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम वुड बी द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, 10th के कुछ मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूं प्रैक्टिस। आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग, जब भी आप इफ से कोई सेंटेंस बोलते हो बेटा, जब भी आप वुड से कोई सेंटेंस बनाते हो बेटा, ठीक है, और जब भी आप आई विश या शी विश से बनाते हो तो इनको बोलते हैं इंग्लिश में इमेजिनरी सेंटेंस। कंडीशन है ये, वुड ही बी अलाइव टुडे, आप बोल रहे हो कि काश आज वो जिंदा होता, वुड ही बी अलाइव टुडे, इसका मतलब वो अलाइव नहीं है, वो जीवित नहीं है, हम इमेजिन कर रहे हैं। तो काल्पनिक जो वाक्य होते हैं वो इफ से बनते हैं, वुड से बनते हैं, आई विश से बनते हैं। तो जब भी कल्पना की बात होती है बेटा, तो उसमें हमेशा ही पास्ट टेंस को लिखा जाता है। काल्पनिक वाक्यों में कभी भी आप प्रेजेंट टेंस को नहीं लगा सकते, कभी भी आप फ्यूचर टेंस को नहीं लगा सकते, तो ये जो यहाँ पे बी पार्ट में हैव लिख रहा है, इसकी जगह आपको लिखना है हैड, राइट। एक बात ध्यान रखना, इमेजिनरी वाक्यों में कभी भी आप प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस नहीं लगाते। आपने पढ़े होंगे ऐसे सेंटेंस, इफ आई वर, पढ़ा होगा ना आई वर। अब यहाँ भी बच्चों को डाउट होता है कि सर इफ के साथ तो वर थोड़ी आता, इफ के साथ तो वर कैसे आएगा सर, लेकिन बेटा कंडीशनल में वर आता है। इफ आई वर अ बर्ड, मैंने एक छोटा सा वाक्य आपको और दे दिया, इफ आई वर अ बर्ड, अगर यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, सो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड हैव फ्लोन इन द स्काई, तो यहाँ पे चाहे ही लगा दो चाहे शी लगा दो, सबके साथ वर आएगा। लेकिन रियल सेंटेंस में ही शीट आई के साथ वॉज आता है, जब आप यहाँ आए मैं चाय पी रहा था, सो व्हेन यू केम हियर आई वाज हैविंग टी, तो रियल वाक्य में ही शीट और आई के साथ वॉज लगता है, बट इमेजिनेशन में कभी भी वॉज नहीं लगता, वर लगाते हैं, ये ध्यान रखना। कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्टेटमेंट बोल रहा है आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन, तो क्या प्राइसेस हमारा यहाँ पे प्लूरल है, क्या हमारा सब्जेक्ट जो द प्राइसेस दे रहा है नीचे बेटा, जो द प्राइसेस दे रहा है यहाँ पे, तो द प्राइसेस हमारा जो सब्जेक्ट है ये है प्लूरल, द प्राइसेस हमारा सब्जेक्ट है, और इसके साथ जो वर्ब लगा रहा है वो लगा रहा है कम्स। द प्राइसेस सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब क्या लिखी जाएगी बेटा, कम आना चाहिए। सब्जेक्ट अपनी वर्ब डिसाइड करता है, कभी ये मत सोचना, कई बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे हम कम सी रखें, स्टार्टिंग में द प्राइस कर दें, तो बेटा सब्जेक्ट अगर मान लो पेपर में आ जाए ही और ही के साथ लिखा हो तुम्हें गो, अब ये दिया हो ए पार्ट में, ये दिया हो तुम्हें बी पार्ट में, तो हम एरर बी में करके आएंगे ना, हम यहाँ पे गोज करेंगे ना। सब्जेक्ट अपनी वर्ब निर्धारित करता है, वर्ब कभी भी अपना सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करती। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टेंस अपना टाइम अपना टेंस डिसाइड करता है, टेंस कभी भी अपना टाइम डिसाइड नहीं करता, ये बातें फिक्स होती हैं, इसको नहीं बदल सकते आप, तो द प्राइसेस को नहीं छेड़ सकते हम यहाँ पे, राइट। तो एरर जो हमारा बनेगा बेटा वो बन जाएगा हमारा यहाँ पे सी पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे जो कम्स लिख रहा है, ये जो कम्स लिख रहा है इसकी जगह आना चाहिए था कम, राइट। चलो पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है मदर सेड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। कुछ क्वेश्चन बेटा एग्जाम में इस पे आधारित भी होते हैं, हर जगह रूल नहीं चलते। आप सोचोगे मेंटल एबिलिटी भी चेक करता है एग्जामिनर, मेंटल एबिलिटी क्या होती है, जैसे देखो एंड में क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, सवाल बना रहा है, क्वेश्चन मार्क से आपको पंक्चुएशन का यूज करके हिंट देना चाह रहा है, लेकिन स्टेटमेंट को क्वेश्चन में नहीं दे रहा है, तो हैव तो पहले आएगा ना बेटा। इंट्रोगेशन कब होती है, जब मैं आपको बोलूंगा आर यू गोइंग देयर, भाई क्या तुम वहां पे जा रहे हो, क्या तुम मोहन वहां पे जा रहे हो, आर यू गोइंग देयर। अरे सवाल तो ये है ना, अगर मैं ऐसे बोलूंगा यू आर गोइंग देयर, अगर मैं बोलूं आपको कि यू आर गोइंग देयर, है ना, तो थोड़ी सवाल है, क्वेश्चन तब थोड़ी बनेगा, राइट। आर यू गोइंग ये क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन मार्क तो तब आएगा, अब यहाँ क्वेश्चन है और ये लगा नहीं रहा, तो हैव यू आना चाहिए यहाँ पे, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। तो आज के सेशन में इतना रहेगा,
वेरी मच स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। ठीक है, देखो मेरे पढ़ाने का फायदा तभी है जब आपको अंडरस्टैंड हो रही है बातें। तो मैंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया। तो आज के सेशन में इतना रहेगा। टेंस का पार्ट 2 एक और रहेगा, फिर ये चैप्टर हमारा डन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।